भड़काने का, भ्रमित करने का काम आप लोग कर रहे हैं। बिहार में तो इसी साल चुनाव है। ये नीतीश सरकार के खिलाफ चुनावी माहौल बनाने के लिए वक्फ कानून हथियार बन रहा है क्या आरजेडी के लिए? अनवर पाशा। रोमाना जी, मुझे बहुत आश्चर्य है। बल्कि आश्चर्य बिल्कुल नहीं है। जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं और जिस तरह की बातें हमारे जेडीयू के प्रवक्ता कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि इन्होंने अपने आप को बिल्कुल उस रंग में ढाल लिया है जिसे कहते हैं भगवा रंग। उन्होंने भाजपा के रंग में अपने आप को ढाल लिया। कह रहे हैं कि मुसलमानों की भलाई के लिए। सारी दुनिया कह रही है, सारी जो 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 सेकुलर लोग हैं, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं जितनी, वो ये कह रही हैं कि ये बिल इसलिए लाया गया है कि मुसलमानों के पास वक्फ के हवाले से जो प्रॉपर्टी है उसको सरकार छीन ले, उस पर कब्जा कर ले। और ये कह रहे हैं कि ये भलाई के लिए लाया गया है। कौन सा ऐसा मुद्दा है? सर, सेकुलर पार्टियां इस देश की सुप्रीम कोर्ट थोड़ी हैं कि जो सेकुलर पार्टियां कह रही हैं उसको आंख बंद करके मूंद लिया जाए। अभी इसी चर्चा में जिक्र यहाँ पर सीए का भी हुआ। सारी जो सेकुलर पार्टियां सर, सो कॉल्ड, वो सब तो सीए के खिलाफ भी उतरी हुई थी सड़क पर। उन सब की तरफ से तो सीए को लेकर भी कहा जा रहा था कि साहब मुसलमानों के खिलाफ लाया जा रहा है, मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। इस तरीके का डर और भ्रम तब भी फैलाया जा रहा था सर। देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक सब सामने आए थे, कहा था ये कानून नागरिकता छीनने वाला नहीं। जी जी जी, आपसे सवाल था जी। देश के किसानों के खिलाफ जो 3 बिल लाए गए थे, वो भी किसानों के कल्याण के लिए लाए गए। नोटबंदी जो किया गया था वो भी आर्थिक कल्याण के लिए लाया गया। जितनी भी इनकी जो आती है, जो नीतियां हैं, जो बिल ये लाते हैं, जो कानून ये लाते हैं, वो सब कल्याणकारी होते हैं। क्यों उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ? क्यों देश भर ने प्रोटेस्ट किया? क्यों आज देश भर प्रोटेस्ट कर? मुसलमान प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। अदालत में जज ने क्या कहा सुना आपने? अदालत में जज ने क्या कहा? जज की भाषा को अगर आप देखें, जज ने जो इस पर टिप्पणी की है वो क्या की है कि आप हिंदू संस्थाओं में, मंदिर के व्यवस्था में क्या आप मुसलमानों को रखेंगे? ये सवाल था अदालत का। ये इस सवाल का जवाब है पार्टी के पास? नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सवाल पूछा गया था, लेकिन ये टिप्पणी नहीं सर। जब अदालत में मामला सुनवाई के लिए आता है तो अदालत की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं और इसीलिए अदालत की तरफ से ये सवाल पूछा गया। हाँ। और गवर्नमेंट के वकील के पास जवाब नहीं था। इसका जवाब देना जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं शुक्ला जी से मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, उनसे कोई शिकायत मुझे नहीं है, उनकी तो नीतियां वही हैं। लेकिन जिस रंग में आज ये प्रवक्ता जेडीयू के रंगे हुए हैं, नीतीश कुमार जिस रंग में रंगे हुए हैं, चिराग पासवान जिस रंग में रंगे हुए हैं, मांझी जिस रंग में रंगे हुए हैं, ये सब बिल्कुल उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं जो आरएसएस अब तक बोलती आई है और आरएसएस की हाँ में हाँ ये मिला रहे हैं। और अब तक इनका मुखौटा था सेकुलर पार्टी का, आज मुखौटा उतर चुका है। इसलिए मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगा। अनवर पाशा साहब, आपकी जो मोहब्बत है सर जेडीयू को लेकर, वो आज खुलकर सामने आ गई है। मतलब बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इतनी मोहब्बत जेडीयू से कि कसक जेडीयू के खिलाफ और सारी शिकायतें जेडीयू से हैं। 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए राजीव रंजन जी। वो कह रहे हैं बीजेपी से क्या शिकायत करेंगे, लेकिन जेडीयू ने रंग बदल दिया। देखिए, अब फैमिली लिमिटेड पार्टी के नेता हैं अनवर पाशा जी। हाँ जी। कभी न हिंदुओं का कल्याण हुआ न मुसलमानों का कल्याण हुआ। भागलपुर दंगे हुए कांग्रेस के शासन में निखत जी की पार्टी के दौरान। इनकी सरकार बनी, कामेश्वर यादव को चांदी की मुकुट पहनाने का काम राजद के नेताओं ने किया। वो उस दंगे के मुख्य अभियुक्त थे। सारे छुट्टे सांड की तरह घूम रहे थे जो भी अपराधी थे। और उसके बाद नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, सारे बंद मुकदमे खोले गए, अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। और आज तक जो भी उस दंगे की वजह से जो भी लोग परेशान हुए थे, जिनके घरों में मौतें हुई थी, जिनकी आगजनी हुई थी, आज भी उनको पेंशन मिल रहा है। अनवर पाशा साहब को नहीं मालूम होगा, नीतीश कुमार जी को सेक्युलरिज्म का पाठ मत पढ़ाइए। ठीक है, आप सेक्युलर हो ही नहीं आप दोनों की बात सुनकर, आप दोनों की बात सुनकर केवल किताबी, मुझे लगता है दर्शकों के बीच भी ये संदेश जा रहा होगा। विनय सिंह को लेकर आइए जरा हमारे साथ। राजनीतिक विश्लेषक विनय सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। यास्मीन फारूकी जी का भी अभी तक नंबर नहीं आ पाया है, उनके पास भी मुझे जाना है। विनय जी, मैं आपको लेकर आ रही हूँ। आपने सुना, ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्फ कानून के जरिए कहीं ना कहीं खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता, या फिर यूं कहें मुसलमानों की राजनीति का सबसे बड़ा ठेकेदार साबित करने की एक होड़ सी नजर आ रही है क्या विनय जी?
विनय जी जरा अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट। विनय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए। आकलन करना है कि भारत में जो वक्फ कानून था। जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। मैं कह रहा हूं कि अगर इस बात पे बहस होनी है या आकलन करना है कि भारत में जो वक्फ कानून था और जो वक्फ कानून में संशोधन हुआ है वो कितना सही गलत है और था, वो इसी बात से तय होगा कि दुनिया में अलग अलग मुल्कों में वक्फ को लेकर के क्या कानून है, खासतौर पर इस्लामिक राष्ट्रों में और गैर इस्लामिक राष्ट्रों में। तो मुझे लगता है कि हम इस बहस के साथ न्याय कर पाएंगे। उदाहरण एक इस्लामिक राष्ट्र टर्की से ही लेते हैं। टर्की में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फाउंडेशंस करके एक संस्था है, सरकारी संस्था है। वक्फ जो है वहां पर सरकार के कंट्रोल में है। वक्फ के जो भी बेनिफिशरीज हैं, जो भी रेवेन्यू आता है वो सब सरकार के कंट्रोल में होता है। वहीं आप मलेशिया में देख लीजिए या गल्फ स्टेट में देख लीजिए तो वो किसी परिवार के पास है, किसी संस्था के पास है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, लेकिन फिर भी वहां की सरकारें इस बात को मॉनिटर करती हैं कि इसका पैसा सही रूप में उपयोग हो। साउथ अफ्रीका में देखिएगा तो उसी तरीके से कानून है कि वक्फ में महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, दूसरे धर्म के लोगों का पार्टिसिपेशन है, ये सरकार की तरफ से तय किया गया है। टर्की में भी आप देखेंगे जो कि इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन वहां पर भी वक्फ को पूरी तरीके से छूट नहीं है। लीबिया में आप देखेंगे तो वक्फ की प्रॉपर्टीज को नेशनलाइज कर दिया गया। लीबिया मुस्लिम कंट्री है। मैं ये कह रहा हूं रोमाना जी, जो वक्फ पे जब बात करते हैं तो आप देखिए कि वक्फ रिजीम घोषित किया गया था 1913 में और एक बिल पास किया गया, पहला बिल 1923 में, ठीक। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी का चल रहा था उसके बाद, और वक्फ के कानून को, पहले अमेंडमेंट को अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के नाते हथियार की तरह यूज किया। आगे भी जितने अमेंडमेंट हुए 1959, 1964, 1969, 1984 और अंतिम अभी के पहले वाला 2013, उसमें भी बाकी जो पार्टियां थी हिंदुस्तान की, उन्होंने अंग्रेजों की ही परंपरा को आगे बढ़ाया और डिवाइड एंड रूल के नाते वक्फ का इस्तेमाल किया। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि जितने मुस्लिम हो या जितने स्कॉलर्स हैं जो इस बात पे बहस कर रहे हैं कि भारत का वक्फ कानून क्या था, क्या है, क्या होगा, वह दुनिया में जो वक्फ कानून का स्वरूप है, खास तौर पे इस्लामिक राष्ट्रों में और गैर इस्लामिक राष्ट्रों में, उसमें भी देख लें। और जब देखेंगे तो यही पाएंगे कि भारत में जो वक्फ कानून था 1923 से लेकर के अभी पहले तक, इस अमेंडमेंट के पहले तक, बहुत वाहियात था और वो रद्दी की टोकरी में डालने के लायक था। न उससे हिंदुस्तान की आम आवाम का भला हो रहा था, न मुसलमानों का भला हो रहा था। ठीक है यास्मीन जी, फिर अगर सरकार सुधार लेकर आ रही है इस कानून में तो फिर इस पर इतनी आपत्ति क्यों कि सड़क पर उतरे हुए हैं, सब विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है। यास्मीन फारूकी, आपत्ति वक्फ कानून पर। वक्फ कानून पे आपत्तियां वही हैं जो ईमानदारी से होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी साहब जो बैठे थे, टर्की में ये कानून, लीबिया में ये कानून। चलिए अपन इसी पे बात कर लेते हैं। आप ऐसा करें, मिक्स कानून बना दीजिए, क्रिश्चियन को भी डाल दीजिए, मुसलमानों को क्रिश्चियंस में डाल दीजिए, मंदिरों में मेंबर्स मुसलमानों को डाल दीजिए, हिंदुओं को मत, कोई बात नहीं है, सेकुलरिज्म में चल जाएगा। बेईमानी मत कीजिए। आप लोगों के अभी बहुत बड़ी बातें की, NRI की, वो अपने CIA की, ये वो दुनिया भर की। आप एक बात बताइए, वो जो ऐतराज़ हमें हैं, जो हम ऐतराज़ मुसलमान कर रहे हैं, जायज़ ऐतराज़, वही सारे सवालात सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से किए हैं, फिर वो जवाब क्यों नहीं दे पाए? वही सारे सवालात जो बार बार हर चैनल पे मैं कहती चली आ रही हूँ कि भाई आपको वक्फ से इतनी हमदर्दी, इतना प्यार, सारा प्यार मुसलमानों से है, सारे इश्क मुसलमान औरतों की बात कहना बंद कर दो मोदी जी, क्योंकि औरतें ऑलरेडी वक्फ में मेंबर्स हुई हैं और चेयरमैन भी रही हैं, इसलिए वो बात अब कोई ना करे तो बेहतर है। अगर कोई ये बात कर रहा है तो उसकी ज्ञान जो है ना वो कम है। अब आइंदा कहना औरतों का नाम लेना बंद कर। यास्मीन फारूकी 2013 वाला जो वक्फ कानून था उसमें भी जो अभी 2 महिलाओं को रखा जाएगा, उसमें भी ये सेम प्रोविजन था, वहां पर भी 2 महिलाएं शामिल थी। हाँ, अभी हैं। आप कहो तो अभी मैं वक्फ की, यहाँ की, राजस्थान की आपको लिस्ट भेज दूं, 3 महिलाएं हैं, ठीक, और हमेशा रहती हैं वक्फ में। इनसे कहना ये रोना बीजेपी वाले बंद कर दें, नहीं तो मुझे लिस्ट अब कैसे निकाल के और टाइम वेस्ट करके वो बताना पड़ेगी।
अब आ जाइए आप आगे की चीजें पे। धार्मिक मामलों में आप जिन पे हाथ डालते हैं, आपने खाप पे जो अभी तक पंचायतें चल रही हैं हरियाणा में, आज तक नहीं डाल पाए। आप जैनियों के संतान पे नहीं डाल पाए। आपको सिर्फ मुसलमानों के औरंगजेब की बात करनी है, आपको हलाला पे बात करनी है, सारी कहानियां आपको मुसलमानों पे करनी है। आपके पासपोर्ट कहाँ कहाँ रिजेक्ट हो रहे हैं, कितने देशों में आप जलील हो रहे हैं, आपको एहसास है? आप थोड़े शर्मिंदा हो रहे हैं? आप यहाँ अपने अंदर को रोए जा रहे हो, आपके बाहर जूते पड़ रहे हैं, कुत्ते की दर आप लोगों की हो रही है, वो आपको एहसास नहीं है? नहीं, 166 देश में आपको बैन कर दिया है। नहीं, ये जो आप आंकड़े लेकर आ रही हैं यहाँ पर छोड़े ना रुमाना जी। नहीं, कैसे छोड़ दूं? रुमाना जी मेरी बात मत काटिए, मैं बहुत मैं बात नहीं काट रही हूँ। आप नहीं बेटा, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा कहिए। प्रेम शुक्ला जी भी आपकी बात सुन रहे हैं, जवाब प्रेम शुक्ला जी ही देंगे आपको। आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। अगर मैं पूरी बात कर रही हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट जो सवालात आपसे कर रहा है, लॉजिकल सवालात, उनके जवाब क्यों नहीं है आपके पास? हाँ। आपने 5 मई की डेट ले ली, आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट लेना है, आपने जिंदगी भर, आप हमसे कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने को हम अगर आ जाएं बाहर तो आपको रोना पीटना मच जाता है, आप मस्जिदों के आगे नाच लो, आप दुनिया बंद कर दो, बुलडोजर चला दो, मुसलमानों को बर्बाद कर दो, तो कोई आपको सुनवाने वाला कहने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि बुलडोजर नहीं चलेगा और यूपी में बुलडोजर चलता है। क्या बात कर रहे हो और किसकी बात कर रहे हो? किस संविधान की बात कर रहे हो? हम तो सड़क पे उसके उतर। चलिए यास्मीन जी, आपने इतने सवाल खड़े कर दिए यहाँ पर, एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए ना, जो प्रेम शुक्ला जी ने पूछा था कि वो सीए को लेकर आप इतनी चर्चाओं में आती थी, हम सब साथ बैठा करते थे और आप कहती थी कि नागरिकता छिन जाएगी। जरा मुझे 3-4 मुसलमानों के नाम बता दीजिए जिनकी नागरिकता छिन गई हो, हिंदुस्तानी मुसलमान जिनकी नागरिकता छिन गई हो। सुनिए रुमाना जी, मैं जवाब दे रही, मैं जवाब दे रही हूँ। आसाम में बिल्कुल दे रही हूँ। आसाम में क्या हालात हुए थे, और एक बात बताऊं, अगर इतना एहतजाज नहीं करते तो पता नहीं कितने लोग बंद मिलते आपको। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको याद नहीं है, ये तय था कि अगर किसी मुसलमान को नागरिकता का वो पेपर नहीं मिलेंगे तो उनको नहीं दी जाएगी, बाकी सारे लोगों को दे दी जाएगी। ट्राइबल की बात करते हो आप तो उड़ जाते हो। आप लोगों ने इतना डराया ना कि जैसे मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, और कागज देखने की बात थी तो कागज तो सबके देखे गए, और वहां पर आप लोगों ने जितना भ्रम फैलाया, वो जो संख्या निकल कर आई उसमें कितने मुसलमान थे और कितने गैर मुस्लिम थे, ये इसी को लेकर तो सवाल है ना। एक सेकंड, अब आपने विस्तार से अपनी बात रखी है, अब सुनना होगा जवाब। यास्मीन जी अब जवाब सुनना होगा, अब जवाब सुनना होगा। आइए प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। मैं तो हमेशा जवाब ही सुनने को बैठी